हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग क्लास में। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का क्लास तीसरा है। अगर आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड क्लास को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट और सेकंड क्लास को देख सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। प्रशीतन प्रशीतन क्या होता है यानी कि रेफ्रिजरेशन। प्रशीतन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पदार्थ के भीतर की ऊष्मा को नियंत्रित परिस्थितियों में बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत पदार्थ का तापमान जो है उसके परिस्थान तापमान से कम किया जाता है तथा उसी कम तापमान पर उसे लंबे समय तक बनाए रखा जाता है। इस प्रकार प्रशीतन से तात्पर्य यह है कि जिस पदार्थ का तापमान पहले से ही उसके परिस्थान तापमान से कम है उसके भीतर से लगातार उसमें बाहर निकलते रहना प्रशीतन कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु है, उस वस्तु के तापमान को किसी डिवाइस द्वारा परिस्थिति में बाहर भेजा जाता है और उसका जो तापमान होता है वह अंदर का तापमान जो है वह बाहर के तापमान की तुलना में कम होता है। यानी कि अंदर का जो तापमान है वह कम किया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रशीतन कहते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि एयर कंडीशनिंग यानी कि वातानुकूलन क्या होता है। वातानुकूलन के अंतर्गत किसी स्थान पर वायु का तापमान, आर्द्रता, स्वच्छता व वायु गति यानी कि एयर मोशन आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित करते हैं, वातानुकूलन कहलाता है। यानी कि कोई स्थान है, उस स्थान पर उसका तापमान, आर्द्रता, स्वच्छता व वायु गतिकी, इन सभी आवश्यकताओं के अनुसार उसको नियंत्रित किया जाता है, उसी को हम कहते हैं एयर कंडीशनिंग। और जो एयर कंडीशनिंग होता है यानी कि वातानुकूलन, वह दो उद्देश्यों के लिए पूर्ति किया जाता है। पहला है सुखद वातानुकूलन और दूसरा है औद्योगिक वातानुकूलन। तो चलिए देखते हैं सुखद वातानुकूलन क्या होता है और औद्योगिक वातानुकूलन क्या होता है। तो सुखद वातानुकूलन के अंतर्गत किसी विशिष्ट स्थान पर वायु की उन अवस्थाओं को उत्पन्न किया जाता है जो मानव के लिए सुखद हो। यानी कि कोई स्थान है, उस स्थान पर वायु की उन अवस्थाओं को उत्पन्न करते हैं जिससे मानव के लिए सुखद है, उसको हम कहते हैं सुखद वातानुकूलन। और औद्योगिक वातानुकूलन क्या होता है। औद्योगिक वातानुकूलन के अंतर्गत वायु का तापमान, आर्द्रता का नियंत्रण इस प्रकार करते हैं कि कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक की जा सके, उसको हम औद्योगिक वातानुकूलन कहते हैं। यानी कि औद्योगिक वातानुकूलन में वायु का तापमान, आर्द्रता, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है। ये हमारा औद्योगिक वातानुकूलन में आता है। चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है प्रशीतन प्रभाव यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। यह प्रशीतित कक्ष यानी कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस से प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा होती है। यानी कि जो प्रशीतक कक्ष होता है उससे प्रशीतक द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा को हम प्रशीतन प्रभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे दिए गए समय में ठंडा किए जाने वाले स्थान से निकाली गई ऊष्मा की मात्रा प्रशीतन प्रभाव कहलाती है। यानी कि कोई समय दिया गया है, उस समय में ठंडे किए जाने वाले जो स्थान है उस स्थान से निकाली गई जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसी को हम प्रशीतन प्रभाव कहते हैं। अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि जो बर्फ यानी आइस होता है उस पर पिघलती है तो आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं से यह अपने पिघलने की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा अवशोषित करता है। यानी कि जब ये पिघलता है तो इसे पिघलने के लिए इसे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो यह अपने आसपास के जितने भी हीट होती हैं, गुप्त ऊष्मा होती हैं, उनको अवशोषित कर लेता है और जिससे बर्फ़ पिघल जाती है। तो इसमें बताया गया है कि 1 किलोग्राम बर्फ़ जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, यानी कि कोई 1 किलोग्राम बर्फ़ है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा
तो वह अपने परिस्थान से, यानी कि जो उसका परिस्थान होगा उस परिस्थान से 335 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित करेगा। यानी कि 1 किलोग्राम जो बर्फ है, 1 किलोग्राम जो बर्फ है उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाने के लिए उसे 335 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं 1 टन प्रशीतन प्रभाव। 1 टन प्रशीतन प्रभाव क्या होता है? इसमें जो TR है वह इंग्लिश में इसको कहेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और इंग्लिश में शॉर्टकट में इसको कहेंगे TR। तो 1 टन प्रशीतन प्रभाव जो होता है वह क्या होता है? 1000 गुणे 335 किलो जूल, यानी कि जो 1000 है वह 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, इनटू 1 किलोग्राम में जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है वह लिखा गया है, यानी कि 335 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित होती है 24 घंटे में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 24 लिखेंगे, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 332.6 किलो जूल पर मिनट। आगे बताया गया है क्योंकि जो प्रशीतन का जो विकास हुआ है वह अमेरिका में हुआ है, यानी कि वहाँ पर जो 1 टन होता है वो 2000 पाउंड यानी कि 900 किलोग्राम का होता है। अतः 1 टन जो प्रशीतन प्रभाव होगा, 1 टन प्रशीतन प्रभाव 900 किलोग्राम गुणे 1 किलोग्राम में 335 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो 335 से गुणा कर देंगे, और 24 घंटा होता है एक दिन में, और कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। अब हम इसको क्या करेंगे, जूल पर मिनट को, किलो जूल पर मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 60 से फिर भाग दे देंगे, तो यानी कि 210/60, 6 कने 6, 6 18। हमारे पास यहाँ पर बचे कितने? 3, 6 18। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। तो 6 पंचे 30, यानी कि आ गया हमारा 3.5 किलो जूल पर सेकंड। और इसको हम जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? वाट लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 3.5 किलो वाट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 50 किलो कैल्सियस पर मिनट, 50 किलो कैलोरी पर मिनट। अब आगे देखते हैं प्रशीतन प्रभाव की क्षमता क्या होती है। प्रशीतन प्रभाव की क्षमता किसी प्रशीतन प्रणाली की क्षमता प्रशीतन कक्ष से हटाई गई ऊष्मा की दर के बराबर होता है। यानी कि जो प्रशीतन प्रणाली की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? किसी प्रशीतन प्रणाली की जो क्षमता होगी वह प्रशीतन कक्ष से हटाई गई ऊष्मा की जो दर होती है उसी को हम कहते हैं प्रशीतन प्रणाली की क्षमता। यानी कि मान लें कि अगर किलो कैलोरी प्रति घंटा या फिर बर्फ पिघलाने के तुल्यांक से व्यक्त की जाती है, और यह भारतवर्ष में क्या होती है कि 1 टन प्रशीतन बराबर 50 किलो केल्विन पर मिनट, यानी कि 3000 कैलोरी प्रति घंटा होगी। और इसको हम क्या लिखेंगे? 3.5 किलो वाट, या फिर हम इसको लिख देंगे 3.5 किलो जूल पर सेकंड। अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा निष्पादन गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम इंग्लिश में शॉर्टकट में कोप भी कहते हैं, COP, कोप, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हिंदी में इसको निष्पादन गुणांक कहेंगे। तो किसी प्रशीतन तंत्र, यानी कि कोई प्रशीतन तंत्र है, रेफ्रिजरेटर है, उसके द्वारा अवशोषित की गई जो ऊष्मा होगी तथा उसके लिए प्रशीतक पर किए गए कार्य, यानी कि प्रशीतक पर किए गए कार्य के जो अनुपात होगा उसी को हम कहेंगे निष्पादन गुणांक। यानी कि अवशोषित की गई ऊष्मा अपान किए गए कार्य के बराबर होगी हमारी निष्पादन गुणांक। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक, यानी कि थर्मोमेट्रिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अवशोषित की गई ऊष्मा, यानी कि Q से हम इसको डिनोट करेंगे Q अपान किया गया कार्य, यानी कि W। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा Q अपान W, जहाँ पर Q क्या है? प्रशीतन तंत्र से अवशोषित ऊष्मा हो, और इसको हम दूसरे शब्द में कहें तो प्रशीतन प्रभाव, या फिर इसको हम प्रशीतन तंत्र की क्षमता भी कह सकते हैं।
इसका जो मात्रक होगा यह किलो जूल पर सेकंड या फिर किलो जूल पर मिनट में भी हम लिख सकते हैं। और वर्क जो होगा कृत कार्य यानी कि किया गया कार्य होता है। इसका जो मात्रक होता वह जूल पर सेकंड होगा या फिर जूल पर मिनट। आगे इसमें दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर दिखा गया है निम्न ताप वाला बंद कक्ष और यहाँ पर उच्च तापमान वाला उष्मा सिंक। और यहाँ पर दिखा गया है तंत्र को चलाने के लिए दी जाने वाली उष्मा यानी कि कार्य, और ये है रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो उष्मा होगा उस उष्मा को हमको बाहर यानी सिंक में भेजना है। उस सिंक में भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रेफ्रिजरेटर को कार्य देना पड़ेगा, यानी कि उसे चलाने के लिए उष्मा देनी पड़ेगी। जब हम उसको कार्य देंगे तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पर निम्न तापमान में जो उष्मा होगी वह रेफ्रिजरेटर की मदद से उच्च तापमान वाली सिंक में चला जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि कोप यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो मान होगा वह उष्मा इंजन की दक्षता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मान ज़्यादा होगा तो उष्मा इंजन का मान कम होगा, अगर उष्मा इंजन का मान ज़्यादा होगा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मान कम होगा। अर्थात इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, 1/ईटा से डिनोट कर सकते हैं। अतः कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मान सदैव एकांक से अधिक होता है और हीट इंजन उष्मा का जो मान होगा वह इससे कम होगा। अब हम देखेंगे अपेक्षिक निष्पादन गुणांक। अपेक्षिक निष्पादन गुणांक को हम इंग्लिश में कहेंगे रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यदि किसी तंत्र का प्रयोगों के आधार पर वास्तविक निष्पादन यानी कि एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तथा एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्ञात किया जाए तथा उस प्रशीतन प्रणाली के आदर्श चक्र यानी कि उसी प्रशीतन प्रणाली के जो आदर्श चक्र होगा उस आदर्श चक्र के सैद्धांतिक रूप से निष्पादन गुणांक ज्ञात किया जाएगा, तो वास्तविक तथा सैद्धांतिक गुणांकों के जो अनुपात होगा उसी को हम कहेंगे अपेक्षिक निष्पादन गुणांक। यानी कि जो अपेक्षिक निष्पादन गुणांक होगा वह क्या होगा, वास्तविक निष्पादन गुणांक अपान सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक के बराबर होगा हमारा अपेक्षिक निष्पादन गुणांक। अब आगे देखेंगे हम दक्षता, यानी कि दक्षता तथा निष्पादन गुणांक में अंतर क्या होता है और समानता क्या होती है। तो उष्मा इंजन में उष्मा कार्य को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करना होता है, वह उष्मा इंजन की प्रभावशीलता उसकी दक्षता से देखी जाती है। यानी कि जो उष्मा इंजन है उस उष्मा इंजन में जो उष्मा होगी वह ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करेगी, तथा जो उष्मा इंजन है उस उष्मा इंजन की प्रभावशीलता जो होगी उसी को हम दक्षता कहेंगे, उसी को हम दक्षता से देखते हैं। तो इंजन की दक्षता बराबर क्या होगा, किया गया कार्य बटे दी गई उष्मा, हमारी इंजन जो होगी उसकी दक्षता कहलाएगी। अब आगे बताया गया है कि इसी प्रकार प्रशीतित्र यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो निष्पादन होगा वह किसी शीत पिंड यानी कि कोल्ड बॉडी से उष्मा का अवशोषण करेंगे और प्रशीतित्र यानी कि रेफ्रिजरेटर की जो प्रभावशीलता है उस प्रभावशीलता के लिए निष्पादन गुणांक का प्रयोग करेंगे। तो निष्पादन गुणांक बराबर क्या होगा, अवशोषित की गई उष्मा बटे किया गया कार्य निष्पादन गुणांक कहलाता है। और यहाँ पर क्या बताया गया था, यहाँ पर कार्य बताया गया था और दी गई उष्मा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो निष्पादन गुणांक और इस इंजन की जो दक्षता होगी वह एक दूसरे से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर बताया गया है क्योंकि दक्षता तथा निष्पादन गुणांकों दोनों की इस तंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाता है, अतः यदि इन दोनों में समानता है यानी कि यही इन दोनों में समानता है, परंतु जो दक्षता का मान होगा वह हमेशा एकांक से कम होगा। यानी कि जो दक्षता होगी, जो इंजन की दक्षता होगी वह 1 से कम होगी, तथा जो निष्पादन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो मान होगा वह 1 से अधिक होगा। यही इन दोनों में असमानता है।
अब बढ़ते हैं